मैं तो ओवरऑल आपसे पूछ रही हूँ। कैप्टन अमरिंदर चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। वो लेगेसी थी जिनकी कांग्रेस के भीतर। सामने वाले के गिरने की कोई हद नहीं है। सामने वाले ने कोई भी मान्यता, कोई भी मर्यादा, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी लोकतंत्र की परिभाषा ताक पर रखकर, सुप्रिया जी मैं इस पर आऊंगी कि भाई आप राजनीति इतने निम्न स्तर की भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो करने के लिए समझना जरूरी है कि आप कितना गिरने को तैयार हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर बनानी। और देखिए वो कांग्रेस का कल्चर था, जो जिस पार्टी में रहता है उस कल्चर को फॉलो करता है। कांग्रेस का कल्चर था करप्शन का। लेकिन ये भी मुझे तो है ना, बड़े इनोसेंट लगते हैं, बहुत इनोसेंट लगते हैं जब ये कहते हैं उसके बाद आरोप सिद्ध कैसे होंगे जब फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, कोई इंटेरोगेशन नहीं होगी, केसेस बंद हो जाएंगे, तो आरोप सिद्ध कैसे होंगे? कंट्रोल कंट्रोल। गरिमा सिंह, जिनके लिए जग जाहिर है कि विपक्ष के लिए उनके दिल में कितनी जगह है, कांग्रेस को लेकर उनकी चिंता इस डिबेट में देखी जा सकती है और बीजेपी को लेकर आक्रोश भी इस डिबेट में साफ नजर आता है। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। सुप्रिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। भगदड़ इतनी क्यों है कांग्रेस में? इस बात पर पार्टी के भीतर कोई इंट्रोस्पेक्शन है क्या? आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा अपना मानना है कि इस समय विपक्ष की राजनीति करना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर आप विपक्ष में हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपके खिलाफ लांछन लगाए जाएंगे, आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, सब कुछ नहीं होगा तो आपको प्रलोभन दिया जाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कभी सच कभी झूठ केसेस में लगा दी जाएगी। तो अगर आपके अंदर कलेजा है, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप लड़ेंगे, नहीं तो अगर आप आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट मारकर कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं तो मेरा अपना मानना है कल नहीं आज चले जाइए। इसलिए चले जाइए क्योंकि यहां पर डरपोक होकर, यहां पर दबकर, यहां पर संशय में राजनीति नहीं की जा सकती। अब यह आमने सामने की लड़ाई है और इस आमने सामने की लड़ाई के लिए हौसला चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये नैरेटिव बनाने का भी एक तरीका होता है और यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। उन्होंने क्यों 25 सिर्फ उम्मीदवार होते हुए उस पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट द्वारा, जिसके पास 43 थे, उनके पास हमेशा से एक प्लान था। हम कहां पर गलत थे मैं आपको बताती हूं। हम गलत थे कि हमको लगा कि वो इस हद तक नहीं गिर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो हमारी गलती थी। सामने वाले के गिरने की कोई हद नहीं है। सामने वाले ने कोई भी मान्यता, कोई भी मर्यादा, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी लोकतंत्र की परिभाषा ताक पर रखकर। सुप्रिया जी मैं इस पर आऊंगी कि भाई आपको ये अंदाजा नहीं था कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। गोवा के बाद, अरुणाचल प्रदेश के बाद, कर्नाटका के बाद, मध्य प्रदेश के बाद, अगर आप जैसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रही है कि कांग्रेस को ये अंदाजा नहीं था, तो ये भी चूक हुई क्या पार्टी से कि अंदाजा नहीं था? नहीं, हमें अंदाजा इस बात का नहीं था कि सामने वाला 25 वोट लेकर 43 वोट वाली पार्टी के साथ इस तरह का षड्यंत्र रचने की लोकतंत्र में सोच रहा है। लेकिन वो हमारी चूक थी, और इसलिए चूक थी, मैं मानती हूं चूक थी, क्योंकि जो पार्टी एक साल के मेयर के चुनाव के लिए 36 बैलेट पेपर में अनिल मसीह की मसीहा बन के खड़ी हो जाती है, वो तो ये करती। यहां पर बिल्कुल चूक थी। हम उनके ओछेपन, उनकी गिरने की हद को नहीं समझ पाए। यहां पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मानती हूं कि राजनीति इतने निम्न स्तर की भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो करने के लिए समझना जरूरी है कि आप कितना गिरने को तैयार। लेकिन सुप्रिया जी फिर एक सवाल ये भी है कि सुखविंदर सुक्खू से नाराज है विधायक आपके, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और उन 3, अभी ये खबर भी है कि 3 विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए, हम लौट आएंगे, हमारी कांग्रेस आला कमान से कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी समझने में, विधायकों की नाराजगी समझने में भी फेल रही क्या कांग्रेस? गरिमा जी, राजनीति जो है ना वो महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। हर पार्टी में नेता, हर स्टेट में अलग अलग नेता होते हैं। उन नेताओं के कुछ उनके साथ संलग्न लोग होते हैं, जिसको अगर आम बोलचाल की भाषा में एक गुट दूसरा गुट कहा जाता है। क्या गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? लेकिन वहां पर इतना डर है कि गुट आपस में कुछ कर नहीं पाते। असलियत यह है कि पाटिल जी और रूपाणी जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बोलचाल नहीं थी। अमित शाह और योगी जी का क्या सुर फुटौल है दुनिया को पता है। वसुंधरा राजे वर्सेस शेखावत जग जाहिर है। नरोत्तम मिश्रा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान जो बेचारे अब दूध की मक्खी की तरह से हटा दिए गए, सबको पता है। असलियत यह है कि हमारे यहां
जो ये कैंप्स होते हैं, वो जरूर एक कैंप दूसरे से असंतुष्ट रहता है, लेकिन वहां पर समन्वय बनाने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह समन्वय बन जाएगा। हाँ। और जरूर हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित रह के वो काम करेगी जिसके लिए उसको प्रचंड बहुमत मिला है। नहीं, ये तो चलिए सरकार की, हिमाचल सरकार की बात हो गई। मैं तो इससे आगे की लड़ाई देख रही हूं 2024 की। सुप्रिया जी, मैं 10 साल के वो चेहरे गिन रही थी, दशकों तक कांग्रेस में रहने वाले चेहरे, और ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, मैं तो ओवरऑल आपसे पूछ रही हूं। कैप्टन अमरिंदर चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। वो लेगेसी थी जिनकी कांग्रेस के भीतर, तो इससे लड़ाई तो कमजोर हुई कि नहीं हुई? सुप्रिया जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मुझे लगता है हमारी लड़ाई और प्रखर हुई है। हाँ। राहुल गांधी की आवाज को और बुलंदी मिली है, इसलिए मिली है क्योंकि ये सब लोग कोना पकड़कर, मुंह भींचकर धीमे धीमे बोलते थे, मीठा मीठा बोलते थे, क्योंकि सबके पास या तो कुछ खोने को था। अगर गुलाम नबी आजाद साहब नहीं जाते तो सांसद ना रहने के 5 साल बाद भी उनको सरकारी बंगला क्यों मिला हुआ है? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं जाते तो अपने ही सचिव से हार जाने के बाद वो मंत्री कैसे बनते? अगर आरपीएन सिंह नहीं जाते तो लोकसभा हार जाने के बाद राज्यसभा में कैसे आते? ये सब लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? क्या आरपीएन सिंह जो पिछड़ी वर्ग से आते, वो पिछड़ों की लड़ाई कांग्रेस में लड़ रहे थे? वो तो राजा साहब बने घूमते थे, किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यही हाल अमरिंदर सिंह जी का था। आप अपने फार्म से सरकार चला रहे थे, जब आपको लोगों ने और एमएलए ने जवाबदेह बनाना चाहा तो आपने भाजपा का दामन थाम लिया। अगर मैं फिर से वही बात कहूंगी, आज की तारीख में अगर कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकता है, क्योंकि हमारी विचारधारा में जमीन आसमान का, रात दिन का अंतर है, तो वो कभी कांग्रेस का शायद था ही नहीं। लेकिन सुप्रिया जी, एक सेकंड, आप कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती है, सीबीआई का, ईडी का, छोटा सा इंटरवेंशन ले लीजिए। ऑपरेशन लोटस करती है बीजेपी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जाने क्या क्या आप सब एक सिरा पकड़कर चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में नहीं गए। मैं सुष्मिता देव का जिक्र करूंगी, मिलिंद देवड़ा तो अभी हाल ही में छोड़कर गए, शिवसेना गए, वो बीजेपी गए भी नहीं, क्योंकि बीजेपी में जगह नहीं थी उनके लिए। बंबई में उनकी जगह शिवसेना में थी, बीजेपी उनको राज्यसभा नहीं दे रही थी, शिवसेना नहीं, कांग्रेस में क्यों लोग जगह नहीं देख रहे हैं अपनी? मैं तो मिलिंद मेरे बहुत अच्छे, मैं बोल रही हूं, मिलिंद मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से एक है, और उस डिस्क्लेमर के साथ मैं कह रही हूं, मिलिंद ने पिछले 10 सालों में सरकार के खिलाफ कौन सा मोर्चा खोला? कितनी बार सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर मिलिंद आपको लड़ते हुए दिखे? ये सवाल मैं पूछूंगी, ये सवाल मैं ज्योतिरादित्य जी के लिए पूछूंगी, ये सवाल मैं अमरिंदर सिंह जी के लिए पूछूंगी। किसान आंदोलन हो रहा है, पंजाब का किसान जाके अमित शाह से मुलाकात कर रहा है क्योंकि उनके लड़के के खिलाफ ईडी का मोर्चा खुला हुआ है। तो ऐसे लोग हमारे साथ में रहकर भाजपा में ही रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात का अंत करती हूं। चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर बना ली है, और अंत में इनकी हिपोक्रेसी 10 सेकंड में सिर्फ ये बोलनी है, इनका पाखंड और इनका ओछापन ये है कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगाते थे परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, फलाने केसेस का, उनको गंगा में नहलाकर, गोता खिलवाकर, साबुन तेल से सफाई कराकर अपने में शामिल कर लो, सब चंगा। और बड़े ज़हीन आप प्रवक्ता हैं, उम्मीद करती हूं कि जवाब देंगे आप बड़ी बेबाकी से। आप तो कांग्रेस को करप्ट पार्टी कहते हैं, आपने पूरी कांग्रेस निकाल ली। आपको कांग्रेस मुक्त भारत करना था, आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। इस पर सवाल क्यों ना पूछें आपसे? नहीं, मैंने उसका जवाब दिया था, आप शायद वो मिस कर गई कि अभी भी बहुत सीमित लोगों को हमने लिया है। देखिए, पूरी तरह जो है ना, जो अगर पिछले 4 दिन की आप बात देख लें, कांग्रेस में एक भयावह पलायन देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के, महाराष्ट्र के उनके कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो छोड़ चुके हैं। झारखंड का जो उनकी एकमात्र एमपी थी वो पार्टी छोड़ रही है। तो हम अभी भी बहुत सीमित लोगों को ले रहे हैं। हर राजनीति में जीत के लिए अगर हमें दिखता है कि कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, हम लेते हैं। अभी सुप्रिया जी ने एक मिनट अभी सुप्रिया जी ने कहा,
क्षमता और विनेबिलिटी हमारे लिए बड़ी क्राइटेरिया होती है। अभी मैं बता रहा हूं क्राइटेरिया क्या है। अभी सुप्रिया जी कह रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है। बिल्कुल मैं मानता हूं। कल इनके अध्यक्ष खारगे जी से सवाल पूछा गया संदेश काली तक, 3 मिनट तक वो उत्तर नहीं दे पाए। हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि महिला प्रताड़ना के विषय पर हम अपना स्टैंड क्लियर ना करें। किसानों पर स्टैंड बता दीजिए फिर सनातन तो पर प्रहार हुआ है डीएमके के जरिए के द्वारा। एक उन्होंने क्राइटेरिया अगर क्षमता का है तो क्राइटेरिया क्षमता का है। जितना इजाफा एमएसपी प्राइसेस में हुआ है, छोटा सा अरे हम ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए जो है फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप लगाते थे और फिर वही सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी। अभी अशोक चव्हाण का तो ताजा मसला है। देखिए अशोक जी, देखिए ये क्राइटेरिया है लाने का। देखिए 15 साल पहले ये कोई नहीं मैं, आप सुनिए ना, आप जब सवाल पूछते हैं तो आप पहले इस तरह बाकी लोगों को तो इंटरप्ट नहीं कर रही थी आप। सबको किया। देखिए 15 साल पहले ये निश्चित रूप से इन पर जो है गंभीर आरोप हमने ही लगाए थे आदर्श कैंप को लेके, लेकिन वो चीजें जो हैं वो प्रमाणित नहीं हो पाई। और देखिए वो कांग्रेस का कल्चर था, जो जिस पार्टी में रहता है उस कल्चर को फॉलो करता है। कांग्रेस का कल्चर था करप्शन का। जीप स्कैम जो 1947 में हुआ था तब से वो होता चला आ रहा था। 1986 में तो इनके प्रधानमंत्री ने कहा जब 1 रुपया जाता है तो केवल 15 पैसे जो है गरीबों को मिलते हैं। लेकिन बीजेपी में आने के बाद वही व्यक्ति कोई करप्शन को अंजाम नहीं दे पाएगा, ये गारंटी हम दे सकते हैं। 2 दिन बाद ही, मात्र 2 दिन बाद उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो हिंसेना 23 जून को प्रधानमंत्री कहेंगे कि 70,000 करोड़ के करप्ट लोग हैं, नेचुरली करप्ट पार्टी 27 जून को शामिल हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया समझ में नहीं आता। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर अ फ्यूचर। आप जो व्यक्ति में क्षमता है, जिस व्यक्ति में ऊर्जा है और जो देश के लिए काम करना चाहता है, यदि वो जो देखिए राजनीति में हमेशा आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जो आरोप सिद्ध अभी तक नहीं हो पाए हैं उन लोगों को पूरी तरह हम वंचित नहीं करते हैं। हम राजनीतिक अनटचेबिलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये भी मुझे तो है ना, बड़े इनोसेंट लगते हैं, बहुत इनोसेंट लगते हैं जब ये कहते हैं उसके बाद आरोप सिद्ध कैसे होंगे जब फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, कोई इंटेरोगेशन नहीं होगी, केसेस बंद हो जाएंगे, तो आरोप सिद्ध कैसे होंगे? अदालत तक मामला पहुंचेगा ही नहीं। कोई केसेस बंद नहीं होते हैं। देखिए गरिमा जी, जब उनका तालमेल बीजेपी के साथ शुरू होता है तब से जो है ना उनकी जो वर्क कल्चर है उसमें परिवर्तन होता है। ये फैक्ट है कि आज के बाद उनके ज्वाइन करने के बाद ना कोई आपको करप्शन के केसेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्वयं जो है उनकी जो कार्य करने की पद्धति होती है वो बदलती है। ये बीजेपी का संस्कार है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने बुधवार को नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी ही मानती है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हरिप्रसाद ने यह बयान तब दिया जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है। बीके हरिप्रसाद ने सदन में यह स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान को भाजपा के लिए दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक भी कायम है। पाकिस्तान को लेकर बीके हरिप्रसाद के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।